गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग भाव्या, प्राची, कामना झा, गुड इवनिंग जी। कामना जी, दीक्षा दुबे, सोनी, निकिता, विशाल सिंह। और कौन आया बालक? रुको एक मिनट। पुष्पा जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रोहित जी, गुड इवनिंग रोहित सर, ठीक है गुड इवनिंग। अंजलि जी हैं, शानू, रोहित। अच्छा, स्क्रीन हम लोगों ने कर रखी थी ब्लैक, है ना? अब देखो अब क्लियर होगा। हॉली हमारी ठीक रही एकदम। बंदी जीवन कविता की बंदी जीवन कविता के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? बताओ जल्दी से फटाक से। अब मैं दिखाई दिया आप लोगों को? नहीं बिहार के तरह अब दिखाई दिया नहीं कुछ? अच्छा, सब कुछ क्लियर है। अब आपका टाइमिंग यही रहेगा 5 बजे, है ना? 5 बजे रहेगा इस क्लास का टाइमिंग। ये चेंज कर दिया थोड़ा सा क्योंकि काफी सारी समस्याएं थी वो। चलो क्लास कर लो फिलहाल। देखो 11 सेट हो चुके हम लोगों के ना। और आज मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा कुछ चीजों को, क्योंकि भाई मुझे हो रहा हल्का सा बुखार और फिर मुझे रेस्ट करना है इस क्लास के बाद में, तो थोड़ी रखेंगे, मतलब ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। टेस्ट नंबर 12 आज हम लोगों का। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी ये पहली क्लास है? ऐसा कोई स्टूडेंट आप लोगों में से जिसकी ये पहली क्लास है? बताइएगा जल्दी से। ऐसा कोई बच्चा जिसकी ये पहली क्लास है, जिसने अभी हाल फिलहाल में संघर्ष बैच ज्वाइन किया है, तो मुझे बताओ आप लोग। और साथ साथ एक चीज और बताओ मुझे आप लोग, जितने अभी 11 सेट हो चुके हैं हम लोगों के, जितने हम लोगों के 11 सेट हो चुके हैं, उनमें से आप लोगों ने रिवीजन किया या बस ऐसी चले जा रही है गाड़ी की, बस पढ़ते जा रहे, रिवीजन वगैरह कुछ है ही नहीं? कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? ऑनलाइन। ठीक है। देखो 11 सेट हो चुके हम लोगों के, 11 सेट हो चुके, और 11 के 11 करना आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है इस बार, तो इन 11 के 11 का रिवीजन आप लोगों को करना हर हालत में। मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, यहां से रिवीजन हुआ है। चलो ठीक है, फिर चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग सभी को। पहला क्वेश्चन हम लोगों का, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया? जो हर्ष थे उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? ऑप्शन नीचे ढक गए आप लोगों के, कौन सा? ये लो। अब आंसर कर दो जल्दी से, 5 सेकंड आप लोगों के पास में। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्लास क्यों ली? आप रेस्ट करना देखो पहले 4 दिन की छुट्टी हो चुकी है ना, 1 से लेकर 4 तक इंस्टीट्यूट बंद था पूरी तरीके से, और अभी पेपर में ज्यादा टाइम नहीं है ना, तो ज्यादा नहीं है, बस ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्लास आपकी होगी। देखो प्रियदर्शी का इनकी रचना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नागा नंदी इन्होंने लिखा है, ABCD है ना। ओहो ये गड़बड़ होगी है ना। 1 2 3 4 नंबरिंग, इतना तो आप लोग समझदार हो। हर्षचरित आप सभी को पता है किसने लिखा है? हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? वो है बाण भट्ट। और रत्नावली, रत्नावली किसने लिखी है? वो भी इन्होंने लिखी है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो आप लोग बस इसको हटा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। केवल 3 नहीं होगा, देखो 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये किसने लिखी है? हर्षचरित्र के लेखक कौन है? वो है आप लोगों के बाण भट्ट, है ना। वो हो जाएंगे बाण भट्ट, हर्षचरित्र। गुड इवनिंग भूमिका। और इसके साथ में आप लोग याद रखेंगे अष्टाध्यायी पाणिनि की है, और क्या लिखूं? गीत गोविंद जयदेव की है, आप लोग पढ़ चुके। मृच्छकटिकम शूद्रक की है, और कौन सी आप लोगों का बाकी तो आप लोग कर ही लोगे ना। एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज आपको करनी है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है पेपर में। मुझे बताओ जल्दी से, सप्तपर्णी गुफा कहां पर है? सप्तपर्णी गुफा कहां पर है, ये आप लोगों से पूछा गया। बताइए रिया जी जल्दी से। सप्तपर्णी गुफा, देखो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, ये आपको याद रखना है। ये बनवाया था अशोक ने, है ना। नालंदा को किसने तोड़वाया? पहले तो मुझे बता दो, नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई किसने? नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? बनवाने वाला कौन था ये मुझे बता दो।
और तुड़वाया किसने वो तो आप सभी जानते हैं। तुड़वाने वाला कौन था, है ना। और इसका आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से। बनवाने वाला कौन था, तुड़वाने वाला कौन था, ये मुझे आप लोग बताएंगे जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बनवाई किसने थी, आंसर कर दो। ऑप्शन नंबर ए आ रहा आप लोगों का, सप्तपर्णी गुफा, सांची का स्तूप। ऐसे काम नहीं चलेगा। धर्मपाल ने बनवाई। एक आया आंसर, कुमारगुप्त ने बनवाई। आप लोग मुझे बता दो जल्दी से। धर्मपाल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि धर्मपाल तो पाल वंश का संस्थापक था ना। कुमारगुप्त मुझे ठीक लग रहा है। हाँ जी, अन्नू और तरुण, रिम्मी, बख्तियार खिलजी ने तुड़वाया। हाँ चलो ठीक है, ये सभी आपको पता। देखो राइट आंसर जो होगा ना वो होगा राजगीर या राजगीर, है ना, राजगीर है। यहां पर याद रखना ऑप्शन नंबर सी। और ये जो सप्तपर्णी गुफा है ना, इसी के अंदर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी आप लोगों की, प्रथम बौद्ध संगीति, है ना, जो 483 बीसी में हुई थी। कहां पर, सप्तपर्णी गुफा। किसने करवाई थी, अजातशत्रु ने करवाई थी। अजातशत्रु, है ना, अजातशत्रु ने कराई थी। कब, 483 बीसी, यही है ना ठीक इसका। 483 बीसी इसमें हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे महाकश्यप, है ना, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। पहली कहां पर हुई है, पहली कहां पर हुई है, राजगीर है, यहीं पर रिकॉल करो, राजगीर है। दूसरी कहां पर है, वैशाली, क्योंकि राजा साहब ने वैशाली मतलब साली को पटा लिया, मतलब पाटलिपुत्र, ये आपको बताया था। और फिर वो मांग रही सोने के कुंडल, तो कुंडलवन, कुंडलवन, ये चारों, इनका क्रम याद कर लेना 1 से 4। राजगीर है, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये मैंने आपको बताया था। हाँ जी हर्षिता जी, बिल्कुल ठीक है आपका। चलिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले क्या, चलो आगे आ जाओ, थोड़ा जल्दी से करेंगे इसको कंप्लीट। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। आंसर कर दो जल्दी से, और इसका मुझे सही सही आंसर करना बिल्कुल आप लोग। कोई भी बच्चा इसका गलत आंसर नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट इसका गलत आंसर नहीं करेगा, ठीक है। मिलिंद, मिलिंद गए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देखो मुर्शीद कुली खान, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और मुझे बताओ, जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था, यहीं पे रिकॉल करना। एक तरफ कौन था आप लोगों का, एक तरफ था सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला। दूसरी तरफ कौन था आप लोगों का, रॉबर्ट क्लाइव। यहीं पे रिवीजन करके जाएंगे इसी क्लास में, रॉबर्ट क्लाइव। हालांकि सुबह 10 वाली क्लास में आप लोग रिवीजन कर रहे हो सर के साथ में ना, रॉबर्ट क्लाइव। इसकी डेट मुझे बताएगा कोई बच्चा, इसकी डेट, डेट इंपॉर्टेंट है। प्लासी का जो बैटल हुआ था उसकी मुझे डेट बता दो आप लोग। फरूख शेर ने किया था, हाँ जी एडवोकेट मुस्कान। इसकी डेट बता दो मुझे कोई बालक जल्दी से, कब हुआ था प्लासी का युद्ध। ये आपसे क्रम में लगवाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एक तरफ लिख देगा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर लिख देगा बैटल ऑफ रावर और बैटल ऑफ दोहरा या दोहरिया का युद्ध। जितने भी बैटल है ना मिडावल हिस्ट्री के, 23 जून, 23 जून है कि 28 जून है, चलो 23 जून ही लग रहा मुझे भी वैसे। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर कर दो जल्दी से आप लोग। इसको पहले पढ़ो, मैं साइड में हो जाता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। यहां से देखो इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं आएगा एपीयू में, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 स्टेटमेंट का आता है यूपी एपीयू में। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं पहले, इन पे आपको पढ़ना है। फर्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी। क्या ये सही बात है क्या। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। क्या ये ठीक है क्या, इसको पढ़ो। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्या ये बात ठीक है क्या, तो मुझे बताओ। यहां पर लिखा देखा 1 2 3, 1 3 2 3 और 1 2,
पूना पैक्ट आपको पढ़ाया था 1932 का, यरवदा जेल में जो है गांधी जी से मिले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उससे पहले क्या बनाया था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1942 में अनुसूचित जाति संघ बनाया। मूक नायक पत्रिका इन्होंने निकाली। बहिष्कृत भारत नाम की पत्रिका इन्होंने निकाली। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा वो किसकी है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ये आप सभी को पता है ना। चलो इसका आंसर कर दो जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ठीक है आप लोगों का, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बता दो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां कहां पर हुए, मतलब कब कब हुए, इनका मुझे ईयर मेंशन कर दो यहां पर। और एक चीज याद कर लेना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने तीनों में भाग लिया था, तीनों में पार्टिसिपेट किया था। और दूसरे में कौन बैठा था? कांग्रेस आई थी दूसरे वाले में, कांग्रेस। जब 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद गांधी जी आए थे कांग्रेस की साइड से दूसरे वाले में, दूसरे वाले सम्मेलन में जो है गांधी जी आए थे 31, 30, 31, 32। हर्षिता जी बताइए जल्दी से। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर 1930, ये 31 और 32 यही है ना? क्या मैं ठीक हूं? हाँ 1930 में पहला, 30, 31, 32। चलिए ठीक है। दूसरे में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता, जब गांधी इरविन के बीच में कुछ बातें चली, मेरे टेबल पर रख दो, देखते हैं होगा या नहीं, ले जाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा पता है क्या? एक तो ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया, ये तीनों फैक्ट ठीक है, 1, 2, 3 नहीं, पूना फैक्ट दलितवर, हाँ तीनों ठीक है भाई, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी तीनों फैक्ट ठीक है। अंबेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट किया। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वो व्यक्ति था जिसने तीनों में पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस ने कौन से में पार्टिसिपेट किया? तो दूसरे वाले में किया है ना। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में। हाँ दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था, क्या नाम है इनका? सोनी ने बताया। 1 मिनट रुको, मैं ठीक कर लेता हूं थोड़ा चीजें, मुझे लग रहा है मेरी क्लास पीछे चल रही है आप लोगों से। इतना चेहरा क्यों काला काला दिखाई दे रहा? एक सुनो, 1 मिनट वेट करेंगे आप लोग। मैं चलूं? थोड़ा सा आप लोग परेशान हो गए होंगे ना, कहाँ गए हो गए। चलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक आंसर आ चुका है। थोड़ा सा इमरजेंसी काम था, मैंने वो निपटाया है ना अपना। देखो आंसर आप लोगों का ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है आप लोगों का, क्योंकि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? वो थे आचार्य विनोबा भावे। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। और दूसरे वाला याद करेंगे आप लोग, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या ऐसा कोई बच्चा है इसमें जो तीसरे वाले व्यक्ति का नाम बताए? थर्ड पर्सन का मुझे नाम बता दे। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो थर्ड पर्सन का मुझे नाम बता दे? गुड इवनिंग रूबी जी, कि वो तीसरा व्यक्ति कौन था जो तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही था? तीसरा, पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे बताना एक बार मुझे।
5 का बी आंसर आप लोगों का ठीक है, बिल्कुल 5 का बी होगा। तब तक मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? यह क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 8 क्वेश्चन आएंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के तो यह क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यूपीएससी लेवल में पूछा जा चुका है कई बार, यूपी पीसीएस भी पूछ चुका है। ब्रह्मदत्त, शानू चौधरी का आंसर बिल्कुल ठीक है, दीक्षा दुबे और हर्षिता जी बहुत अच्छे। ब्रह्मदत्त तीसरे व्यक्ति थे, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने मुझे, है ना। चलिए इसका आंसर करो जल्दी से। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉडकास्ट ऑन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, है ना। चलो आंसर कर दो मुझे इसका, क्या हो जाएगा? बी आंसर आया, जयप्रकाश नारायण। नहीं, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दो जल्दी से। छह का आंसर करो जल्दी से मुझे आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे आंसर करेंगे। भाई आंसर कर दिया आप लोगों ने, उषा मेहता, बहुत अच्छा। जिन बच्चों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उषा मेहता ये रेडियो पर प्रचार कर रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन का रेडियो से प्रचार। आगे आगे के प्रोग्राम कैसे होंगे कि अब हम लोग कैसे कि यहां से गांधी जी महाराष्ट्र चले गए अब, है ना, फिर वहां से कहां जाएंगे, फिर वहां से नागपुर जाएंगे, फिर वहां से कहां जाएंगे, अलग अलग जगह पे जैसे जैसे आंदोलन चल रहा था वैसे वैसे ये रेडियो पर प्रसारण कर रही थी, है ना। अंग्रेजों को पता भी नहीं चला था कि ये रेडियो कहां से बज रही है, कहां से इसका ब्रॉडकास्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी सेशन की क्या अध्यक्षता नहीं की? हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड ओवर एनी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आंसर करो मुझे जल्दी से आप लोग। यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना 1920 में दी ऑल इंडिया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फर्स्ट सेशन इसकी अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और जो 1929 में हुआ था आप लोगों का नागपुर के अंदर, नागपुर में उसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रेड यूनियन में, मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक जिसको बोलते AITUC। बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा इनकी पुस्तक है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ये, और सुभाष चंद्र बोस इनका दिल्ली चलो का नारा है, तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो सारी चीजें है ना। तो देखो जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने किसी भी सेशन की अध्यक्षता नहीं की है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का कि बाल गंगाधर तिलक ने, गुड इवनिंग प्रीति जी, गुड इवनिंग, एक भी सेशन नहीं था जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की हो, तो आंसर तो हो जाएगा बी। ऊपर आ जाओ, लाला लाजपत राय 1906 में बने, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जहां पर इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, स्वराज, है ना। यहां पर आ जाओ गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का बनारस सेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस की आ जाओ 1938 में हरिपुरा, है ना, 1938 में हरिपुरा, और 1939 में त्रिपुरी, 1939 में त्रिपुरी सेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया। क्या मैं ठीक हूं या ऊपर नीचे हो गया? हरिपुरी त्रिपुरी है, हरिपुरा और त्रिपुरा। 1938 में आप लोगों का हरिपुरा, और त्रिपुरी कब? 1939 में। और कोई मुझे बताएगा जब त्रिपुरी में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था अध्यक्ष पद से, तो क्या हुआ था बच्चों? जब इन्होंने इस्तीफा दिया
तो अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका आप लोगों से कि जब त्रिपुरी शासन में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस के चेयरमैन के पोस्ट से, तो उसके बाद नए अध्यक्ष कौन बने थे? कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ। कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से? प्रीति, पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, चुना नहीं गया, पट्टाभी सीतारामैया नहीं होंगे, उनको तो हरा दिया था, तो गांधी जी नाराज हो गए थे और उसी चक्कर में इन्होंने इस्तीफा दिया। कोई बताओ जल्दी से, जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा हो। ये टाइम ठीक है 5 बजे का? सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब याद कैसे रहेगा? एग्जाम जितना नजदीक आ रहा है उतना ही कंफ्यूजन। देखो अगर आपको लगे ना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, ज्यादा दिमाग में जो है कचरा भर गया या फिर कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ मत करना लास्ट टाइम में, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो फिर क्या बताऊं अब, चलो छोड़ो, टेंशन हो जाएगी दिमाग पे। ये 12 से 15 जो सेट होंगे, जब तक 15-16 तारीख तक जितने भी हम लोग कराएंगे, तो इनका रिवीजन करके जाना अच्छे से। मुझे लगता है कि यहां से आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो लिखता नहीं हूं, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, राजेंद्र प्रसाद बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगर पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा लगे ना कि दिमाग घूम रहा है, तुरंत किताबें बंद करके, तुरंत किताबें बंद करके सो जाना चुपचाप, कुछ मत करना। 5-10 मिनट रेस्ट कर लेना। ऐसा नहीं कि पढ़े जा रहे। रात को 3 बजे कोई पढ़ रहा है बच्चा और उसके बाद दिमाग खराब शुरू होना, मतलब दिमाग खराब होना शुरू हो गया, तो फिर कुछ नहीं करना, किताबें बंद करो, गाने वाने कुछ नहीं सुनने, बस शांत होकर लेट जाना 10-15 मिनट अलार्म लगा के। अगर ठीक फील करो, अच्छा फील करो, तो जब अलार्म बजेगा तो उसको बंद करके वापस से पढ़ लेना, नहीं तो फिर सो जाना, क्योंकि भाई जीवन सबसे पहले, पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जर्मनी में फहराया था, जर्मनी में, इतना भी याद कर लेना, जर्मनी में। जर्मनी में एक जगह पड़ती है स्टुअर्टगार्ड, जर्मनी का स्टुअर्टगार्ड नाम की जगह पड़ती, जर्मनी में, वहां पर फहराया था। भी का जी कामा, मुस्कान का आंसर आया, रूबी बी है, 8 का बी है, रूही का बी है, श्वेता का बी है और शत्रुघ्न कुमार का बी है। मैडम भीका जी कामा, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का, है ना। मैडम भीका जी कामा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर आप लोगों का। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर एक बचपन की बात बताता हूं अपनी, पढ़ते पढ़ते फिर, नहीं तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे ना। चलो, जब मैं छोटा था ना, जब मेरा एडमिशन हुआ था पहली क्लास में, तब मेरे साथ एक घटना घटी थी सरकारी स्कूल में, तो अभी बताता हूं, रुको। वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9, एक तरफ कंट्री है, एक तरफ उनकी कैपिटल है, और जो ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहां से याद कर लेना वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट से, वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से प्लस करंट अफेयर। पेपर में क्वेश्चन आएगा यहां से, इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, जो खाड़ी वाले देश है, जो अरेबियन कंट्रीज है, यहां से क्वेश्चन आएगा, अभी बताएंगे 10 के बाद। यहां पर देखो एंटीगुआ और बरमूडा, ये थोड़ा सा जो आप लोगों के वो है ना, जहां पर वो वेस्ट इंडीज वगैरह, पूरा जो कैरिबियन सी के आसपास वाले एरिया है, वहां पर पड़ता है। इसकी कैपिटल है सेंट जॉन्स, बिल्कुल ठीक है। डोमिनिका की कैपिटल रूसाओ, ये भी बिल्कुल ठीक है। अल सल्वाडोर, किसकी, अल सल्वाडोर की क्या है कैपिटल? सैन सल्वाडोर, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ब्रुनई कंट्री है आप लोगों का, ये जो ब्रुनई कंट्री है, अभी मैप पर दिखाना है कि ब्रुनई, ये आप लोगों ने देख रखा होगा, इसकी जो कैपिटल है वो है बंदर सेरी, बंदर सेरी बेगेवान करके इसकी कैपिटल है। और ये जो कैपिटल लिख रहे हैं ना नसाउ, ये कंट्री है बहामास, ये कंट्री है बच्चों बहामास, ये बहामास की कैपिटल है नसाउ, ठीक है। ये नसाउ जो है बहामास एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैप में खोल ही लेता हूं, जरूरत पड़ेगी अभी,
मैप की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, लेकिन थोड़ा जल्दी हटेंगे मैप से, उतना डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे मैप से हम लोग, है ना। अभी तक तो पेपर फ्रेम हो गया होगा, देखो अभी तक पेपर फ्रेम हो चुका है, ठीक है, वो मैंने मान लिया पेपर फ्रेम हो गया। चलो रोहित जी मैप मुझे खोलने दीजिए, कुछ काम की चीजें बताऊंगा, है ना। तो अगर आपको लगता है कि अभी तक पेपर फ्रेम हो चुका होगा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर जो है आप लोगों का वो अभी 2-3 दिन और मान के चलो, 10 से पहले पहले फ्रेम हो जाएगा। और अगर फ्रेम हो भी गया है, एडमिट कार्ड का भी बताऊंगा कब तक आएगा, है ना, पीसेस के बेस पे बताऊंगा कब आएगा एडमिट कार्ड। उसमें देखो होता क्या है आप लोगों का, ईरान और इजराइल अभी आएंगे, पहले पढ़ लो। चलो जब खोलिए तो दिखा देता हूं ब्रुनेई कौन सा कंट्री है। ईरान और इजराइल का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफी दिनों से, है ना। ऑपरेशन वगैरह भी चलाए गए ईरान, और आपके लोगों को पता है ना सभी को कि ईरान, इजराइल और अमेरिका जो है इनके बीच में चलता ही आ रहा है, क्योंकि ईरान को जो परमाणु बम बनाने नहीं दे रहा कौन, अमेरिका। तो इसीलिए जितने भी ऑपरेशन है इजराइल के, ईरान के और अमेरिका के, जैसे वो मतराजों को लेकर उठा के, वो इंपॉर्टेंट है। और बाकी जब एमसीक्यू आने वाला आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसमें बताऊंगा क्या क्या चीज आप लोगों को डिस्कस करनी है। देखो ये छोटा सा कंट्री ब्रुनेई, ये रहा कंट्री ब्रुनेई, है ना। इंडोनेशिया के ऊपर एक कंट्री ब्रुनेई, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ये जो आइलैंड है जिसका नाम है बोर्नियो। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। देखिए रोहित सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं काफ़ी मेहनत से। जब रोहित सर क्लास लेते हैं तो 1 से 1.5 घंटा पूरी प्रिपरेशन में लगते हैं एमसीक्यू निकालने के लिए आप लोगों के, है ना। तो आप लोग इस चीज़ का प्लीज़ अपने मन में थोड़ा सर के प्रति भाव रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए उसको मोटिवेट करना। और ये इतने लेट घर जाते हैं अपने रात में, और सुबह ही आ जाते हैं, पूरे दिन मेहनत लगी रहती है, कंटेंट, नोट्स, एवरीथिंग। और एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर भी बोल दूँ आप लोगों से, सुबह से लेकर शाम तक उत्तर प्रदेश एपीयू के हम लोग प्रैक्टिस रिवीजन आप लोगों को करा रहे हैं। तो आप लोग घर पे ये मत सोचिए कि टारगेट फॉर आईक्यू पे हो रहा है बस, इट्स एनफ। क्योंकि ये जो समय है वो डू एंड डाई वाला है, करो या मरो वाला है। तो जितना हो सके घर पे भी प्लीज़ रिवीजन करिए, रिवीजन और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए प्लीज़, जितने हो सके, ठीक है। हम लोगों की भी यही प्रायोरिटी आप लोगों के लिए रहेगी। और आगे जो भी मेरी क्लासेस होंगे आप लोगों को, उसमें हम लोग रिवीजन कराएंगे। अभी सर जो है 2-3 दिन बाद ही आपको पॉलिटी का रिवीजन कराएंगे रोहित सर, पूरा बेयर एक्ट से फटाफट। उसमें रोहित सर पढ़ाएंगे नहीं आपको, केवल रिवीजन, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को बहुत, और अपने मन से प्लीज इस चीज को थोड़ा सा रेस्पेक्ट रखिएगा। और सर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मैं जानता हूँ, बैक एंड से पूरा इंस्टीट्यूशन जानता है, क्योंकि आप लोग हमें कैमरे पे देख रहे हो, बट ये चीज़ जो पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे नहीं कि कोई भी बस को कुछ भी है, मतलब आप खुद भी सोचिए कि पॉसिबल नहीं है बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पहले प्रेजेंटेशन तैयार करनी, फिर पीपीटी तैयार करनी, क्वेश्चन छांटने क्या सही है क्या चीज़ें नहीं है, उसका रॉ मटेरियल तैयार करना, फिर जाके आप लोगों के सामने आ पाते हैं हम लोग, है ना। और 20 तारीख तक सारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, 20 मतलब 20 मार्च तक कंटिन्यू रहेंगे। और आप भी पूरी तरीके से अपने आप को मेडिकली फिट रखिए सारे लोग। एक तो फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है, मेंटली प्लस फिजिकली। अच्छा खाना खाइए सब लोग, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते रहिए। जो लोग लड़कियां लोग हैं घर से बाहर नहीं जा सकती रूम से, अपने रूम में ही छोटा मोटी एक्सरसाइज करिए प्लीज। पानी ज्यादा पीते रहिए अपने हिसाब से, अच्छा खाना खाइए, खाना भी बहुत वेरी करता है। और मन को शांत रखिए। और इस समय कुछ दिन के लिए अननेसेसरी बातें अवॉइड करिए, जैसे घर में कोई लड़ाई चल रही है उसे अवॉइड करिए, या फिर किसी दोस्त से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से झगड़े चल रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए भाई, ये मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। और इसके अलावा पूरे जी जान झोंक दीजिए अपने उस पर। और लॉ से रिलेटेड बेयर एक्ट का रिवीजन, और जो रोहित सर करा रहे हैं, जो हम लोग क्लासेस करा रहे हैं, उसका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चलिए, और अभी 1-2 दिन में मैं भी आप लोगों के लिए रात में जो है एक एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करूंगा। अभी 10 उसको मतलब आप लोग अभी सर के साथ थोड़ा और जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 मैराथन करवा दूंगा आप लोगों की, ठीक है। मतलब एमसीक्यू मैराथन, मतलब 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में, इन 4-5 दिनों में मैं करवाऊंगा। 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में मैराथन टाइप की करवा दूंगा, जिससे आप लोगों का और रिवीजन हो जाएगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है,
डिमोटिवेट नहीं होना है, सबको खुश रहना है और पूरी शिद्दत के साथ में मेहनत करनी है, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से डेडिकेशन में लग जाइए। प्लीज इधर उधर की बातों में ना पढ़ के केवल एग्जाम 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 एग्जाम, बस आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्लीज कंटिन्यू सर। देखो ये है हम लोगों का एक बोर्नियो आइलैंड है, ये मैं काफी बार आपको दिखा चुका हूं। यहां पर नीचे है इंडोनेशिया वाला पार्ट, ऊपर ये आपका पीले वाला जो पार्ट है येलो वाला, ये आपका मलेशिया है, और यहां पर एक छोटा सा कंट्री ब्रुनेई, ये है ब्रुनेई। तो आपसे पूछ लेगा, चार ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन से आइलैंड पर आप लोगों का ब्रुनेई बसा हुआ है। तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि सर एक बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो आइलैंड है, इस पर 3 कंट्री है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, है ना। तो ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं बता चुका आप लोगों को, यहां पर एक मलक्का वाटर स्टेट है ना, यहां पर एक मलक्का वाटर स्टेट है, वो सारी चीज आप लोग पढ़ चुके पहले। जो आपका क्या, यहां पर आपका इंडियन ओशियन और आप लोगों का यहां पर याद कर लेंगे मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है, दक्षिण चीन सागर को अलग करती है, किससे आप लोगों का चलो छोड़ो, फिर ज्यादा मैं भूल गया वो क्या फैक्ट था, वैसे आपको बताए सारी चीजें। आगे एमसीक्यू आएगा ना, उसमें डिस्कस करेंगे भाई ईरान वाला, हम लोग ईरान वाला आगे आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। और अभी ले लेंगे, उतना भी नहीं है, उतना भी नहीं है मतलब का, हाँ बॉडी में थोड़ा हीट है, लेकिन वो सारी चीजें हो जाती है मेरे से। ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक लेवल का है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक लेवल का है, इसका आंसर मुझे आप लोग करेंगे। इस क्वेश्चन में हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। इसमें वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? देखो ऐसे चलती है, ये आपका क्षोभ मंडल, ऐसे चलती है पृथ्वी, फिर ऐसे चलती है, ये ऐसे चलता है, इस तरीके से, है ना। एटमॉस्फेयर की लेयर आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, इसी तरीके से। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, बहुत सारी चीज चलती है। गुड इवनिंग नमगा जी, आंसर करो जल्दी से, फिर हम लोग चलेंगे फटाफट से। क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, क्या मीजोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर है। देखो ये सारी लेयर होती है वायुमंडल की। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आंसर आ चुका है श्वेता का। देखो हिंदी में आप लोग क्या याद रखेंगे, आप लोग ऐसे याद रखेंगे, पहले क्षोभ मंडल, हिंदी वाले क्षोभ मंडल, है ना, या क्षोभ मंडल, फिर ऐसे याद करोगे समताप मंडल, है ना, समताप, फिर आयन मंडल, है ना, फिर बाह्य मंडल, ऐसे करके। तो इनका इंग्लिश भी याद करना है। आयन मंडल मतलब आयनोस्फीयर आपको याद होना चाहिए, समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, ये जो लिखा है ना, देखो स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश का, इंग्लिश सेम टू सेम हिंदी ऐसे लिखा है स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये सारे वर्ड आप लोगों को कैसे याद करने हैं, आप लोगों को क्या करना है, देखो इंग्लिश में भी याद करने, इंग्लिश में भी याद करना। अब देखो मैं लेयर दिखा देता हूं आप लोगों को, कुछ है ना, कुछ मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। पढ़ा है आप लोगों ने? ये बताना मुझे एक बार, जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ चुके, पहले जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ चुके, आपने तो पढ़ा होगा ना मिस्टर के साथ में, एटमॉस्फेयर की लेयर्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, मुझे बताओ। हर्षिता का आंसर है ट्रोपोस्फेयर। पढ़ा है? चलो ठीक है, अभी पूछते हैं आप लोगों से। चलो आंसर क्या था इसका, आंसर मैं देख लेता हूं, पहली पीडीएफ थी। अच्छा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। देखो ये कुछ चीजें ना कलेक्ट करके रखनी पड़ती है आप लोगों के लिए, नहीं तो बोर्ड पे बनाऊंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा। ये अच्छा ठीक है, सिनाई हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया। इस पे भी लेकर आऊंगा एक क्वेश्चन, कल इस पे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। टाइड और एब जो होते हैं ना, जो टाइड और एब, ज्वार भाटा जो होता है, वहां से एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। तो ये वही है पूरा आप लोगों का, ये सिजकी वगैरह क्या होती है, ये पूरा 90 डिग्री कैसे घूमता है चंद्रमा, वो सारी चीजें, और ये जितना भी इक्विनोक्स होती है वो सारी चीजें, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस। देखो ये वाला पार्ट,
सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। चमक रहा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? नहीं, बताओ जल्दी से। ये पीडीएफ अपलोड कर दो। देखो आप रुको, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, है ना, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट गलत भी हो सकते हैं। मैंने ये अपडेट नहीं किया काफी दिन से, ये मैंने अपडेट नहीं किया काफी दिन से। तो ये मैंने बनाया था, कब मैंने बनाया था बच्चों? ये 2021 के, मैंने 21 में बनाया था अपना, ये मैंने 2021 में बनाया था अपना नोट्स में जो है। तो तब से मैंने ये अपडेट नहीं किया, क्योंकि जरूरत पड़ती नहीं है, सब्जेक्ट की एमसीक्यू से प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे। आपके ग्रुप में डाल देंगे इसको, स्क्रीनशॉट को, है ना। चलो, कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो पृथ्वी दिखती है ना, ये हमारी अर्थ है नीचे, ये हमारी अर्थ हो गई, ये वाली, यहां से अर्थ। इसके जब 15 किलोमीटर ऊपर चलेंगे हम लोग तो ये क्षोभ सीमा है ना, और ये वाला जो मंडल है ये स्ट्रेटोस्फीयर आप लोगों का। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। जूम कर दूं, ठीक है, ये लो मैंने जूम कर दिया और इसको मैंने नीचे कर दिया, है ना। अब ठीक दिखेगा आप लोगों को, देखो अब आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा ना। ये हमारी अर्थ है, ये वाली, इसके ऊपर 15 किलोमीटर देखिए जरा, क्षोभ मंडल। इंडियन ज्योग्राफी आप ही पढ़ाई, ये क्या देखते हैं, खैर क्या होता है बिहार में जो भी होगा, है ना। तो सबसे निचला पूछा आप लोगों से, ये आप लोगों का क्षोभ मंडल हो गया, ये स्ट्रेटोस्फीयर हो गया आप लोगों का, समताप मंडल, ये मध्य मंडल, फिर ये आयन मंडल, ठीक है, आयनोस्फीयर, और ये बाह्य मंडल, ठीक है। और देखो इसमें क्या होगा, आपसे पूछेगा कि जब हम लोग एटमो इससे अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ चलते हैं ना, तो पर किलोमीटर पर कितना तापमान डिक्रीज होता है। तो ये होता है आप लोगों का 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर घटेगा। मान लो यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और हम लोग यहां पर 1 किलोमीटर ऊपर गए, यहां से 1 किलोमीटर ऊपर गए, तो इसमें से घटा दो 10 में 6 के 4, 4 में 3 ये गया 3.5, तो यहां पर हो जाएगा 3.5 डिग्री। इस तरीके से घटेगा हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री के हिसाब से इतना तापमान जो है वो घटता है। ये आप लोग थोड़ा सा याद करेंगे, ये फुर्सत में लिखा गया नोट्स है, ये एक 1.5 घंटे कम से कम। इसको अगर मैं बताऊं ना, मैंने जो प्रकार वगैरह होता है उससे अगर डिजाइन करा तो 2 से 3 घंटे का काम था ये, वैसे रिसर्च वगैरह करके। चलो ऊपर ये ओजोन लेयर देखो, ये स्ट्रेटोस्फीयर में ये आपकी ओजोन लेयर है ना, ये जो रेड पेन से बनी हुई है ना ये वाली, ये ओजोन लेयर है। इसी में क्या होगा, इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में जो हीलियम के गुब्बारे, जो आग वाला आप लोग गुब्बारे देखते हैं ना, आग वाले गुब्बारे जो आपके वायुयान उड़ते हैं, जो हवाई जहाज उड़ते हैं, वो इसी में उड़ते हैं ना, ये आप लोग याद रखेंगे। बस इससे ऊपर चलेंगे, पहले यहां पे तापमान घटेगा, फिर यहां पर बीच में होगा क्या, यहां पर तापमान हो जाएगा 0 डिग्री, फिर यहां से तापमान यहां से फिर घटेगा, ऐसे करके कुछ इसकी सीमा है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, वो सारी चीजें आपके काम की नहीं है। अच्छा ठीक है रोही, आप यहीं से क्लास को लीव कर दीजिएगा, बाद में रिकॉर्डेड से कवर कर लेना, ठीक है, आप जा सकती है। तो बस इस तरीके से आप लोग इसको देख लो फटाफट से। और बाकी तो सैटेलाइट वगैरह उड़ रही है बाह्य मंडल में सबसे ऊपर बाहर। चलो ये हो गया आप लोगों का, और क्या बचा, अब अपनी पीडीएफ पर आ जाओ, नहीं तो फिर तो हम लोगों का टाइम यही लग जाएगा सारा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन 2 देशों के बीच में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है यहां से पेपर में क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। बिहार एपीयू के लिए नगमा जी बात कर लेंगे सर से, जैसे भी होगा आपको बता देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज स्ट्रेट या हॉर्मुज वाटर स्ट्रेट आप लोग कह सकते हैं, किन देशों के बीच में, हॉर्मुज जल संधि। तो देखो ईरान और ओमान के बीच में, ईरान और ओमान के बीच में है क्या, हॉर्मुज वाटर स्ट्रेट। और मैं चलता हूं आपको मैप पर लेकर, क्योंकि ये हॉर्मुज जो है अभी काफी ज्यादा चर्चाओं में है, बहुत ज्यादा। इसको खत्म कर देते हैं, यहां पर आ जाते हैं। देखो ये वाला जो हिस्सा है दिखाई दिया आप लोगों को, मैंने आपको बताया था, देखो बाब अल मंदेब अलग है, बाब अल मंदेब जो वाटर स्टेट है वो अलग है, वो हम लोगों ने यहां पर पढ़ी थी। एक है बाब मानदेव या बाब अल मंदेब वाटर स्टेट, वो रेड सी के और आप लोगों का गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी के बीच में यहां पर बाब अल मंदेब है ना, ये वाला।
ठीक है। और इसके बीच में यहां पर कौन सी है, यहां पर स्वेज कैनाल है, यहां पर छोटी सी स्वेज कैनाल है, किसके बीच में, मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में कौन सी आपकी स्वेज कैनाल। इसके बाद यहां पर आ जाओ, देखो ये रहा आप लोगों का ईरान, ये रहा आप लोगों का ईरान, और इसके साइड में कंट्री जिसका नाम है ओमान। ये रहा छोटा सा ओमान, ओमान का देखो छोटा सा पार्ट यहां पर भी है, ये छोटा सा पार्ट देखो यहां पर पर्पल कलर का बना हुआ है ओमान का, और ऊपर आप लोगों का ईरान। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो ये जो वाटर स्टेट है ना बीच में, ये वाली यहां पर, इसका नाम है क्या आप लोगों का, हॉर्मुज वाटर स्टेट। हॉर्मुज वाटर स्टेट आपसे पूछ लेगा, ओमान के बीच में है और ऊपर है ईरान, ये लग रहा है ईरान का पार्ट थोड़ा सा, यहां पर हॉर्मुज। एक चीज और पूछ लेगा आप लोगों से, इधर नीचे अरेबियन सी है, इधर अरेबियन सी है, इधर आप लोगों का गल्फ ऑफ पर्शियन, मतलब फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है। तो फारस की खाड़ी को और अरेबियन सी को कौन अलग करता है, तो हॉर्मुज अलग करती है। दूसरा क्या याद रखेंगे, फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ को, यहां पर ओमान की खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान, यहां पर एक गल्फ ऑफ ओमान भी है, ओमान, ओमान के पास में यहीं पर ये वाला इसका गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ पर्शिया या फिर पर्शियन गल्फ, या फिर आप लोग कह सकते हैं किसको, गल्फ ऑफ ओमान को कौन अलग करता है, तो हॉर्मुज वाटर स्टेट करती है। ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। और आगे चलो अपनी पीडीएफ पर वापस आ जाओ, जल्दी से हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। ओहो, फिर से मुझे चलना पड़ेगा मैप पर, अभी दिखाता हूं। चलो देखो, ITCZ का पूरा मतलब क्या है, फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, आपसे पूछी गई है ITCZ का मतलब क्या है, इसकी आप लोगों से ये फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आप लोग मुझे आंसर कर दो जल्दी से, फटाक से, फटाफट से आंसर कर दो इसका, मुझे क्या हो जाएगा, टाइम भी तेजी से भग रहा है ना। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, GMT की फुल फॉर्म आती है पेपर में, यूपी के ज्यादातर, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT की फुल फॉर्म आती है पेपर में। कभी सोचो कि ये तो अलग है फुल फॉर्म, पेपर में आएगी, आप लोगों से पूछेगा वो, ग्रीनविच मीन टाइम GMT हो जाएगा आप लोगों का। और ITCZ का पूरा रूप क्या, फुल फॉर्म, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। हिंदी में याद मत रखना, इंग्लिश में याद करना। इंग्लिश में ऐसे दे देगा लिख के, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऐसे लिख के हिंदी में दे देगा, फिर सोचते रहना आप लोग, ठीक है। तो इंग्लिश में याद करना आप लोगों को, बी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन। अब देखो ये है क्या, बी ऑप्शन क्या है आप लोगों का, ITCZ है क्या, रुक जाओ जरा, सर में दर्द हो गया। देखो ये आप लोगों का है क्या, भूमध्य रेखा, ये वाला, ये वाले यहां से आप लोगों की इक्वेटर है ना, 0 डिग्री, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये आप लोगों का 0 डिग्री है, देखो ये है इक्वेटर, ये वाला इक्वेटर है, चलो ऐसे खींच लेता हूं अंगूठे से, है ना। ये आप लोगों का इक्वेटर है, इक्वेटर, ठीक है। थोड़ा तिरछी हो गई है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा हम लोगों का। देखो ये इक्वेटर होगी आप लोगों की, ये मत सोचना टाइम वेस्ट हो रहा है, बार बार पेन पेंसिल बदले जा रहे हैं मास्टर जी। चलो, तो इसके आसपास का जो एरिया है ना, ये जो इक्वेटर है इसके आसपास का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं ITCZ। इस वाले एरिया को, जो ये आसपास का जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं ITCZ। ITCZ क्यों बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि यहां का जो प्रेशर है ना, यहां का जो प्रेशर है वो हमेशा लो रहता है। इस वाले एरिया का जो प्रेशर है ना, इतना जो एरिया इसके पास का, ये जो एरिया इसके पास का, यहां का जो प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर है यहां का हमेशा लो रहता है। जब यहां पर प्रेशर लो होगा, इस वाले एरिया में जब प्रेशर लो होता है ना, तो इधर तो आप लोगों का सदर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर है ना, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां से ना हवाएं आपस में आ जाती है, आपस में हवा आकर ना यहाँ पर टकराती रहती है, टकराती रहती है, और क्या होता है, वो टकरा के ऊपर उठ जाती है ऐसे, है ना। यहां से भी हवा आएंगी, इधर से और इधर से भी हवा आएंगी, दोनों साइड से। तो यहां पर क्या होता है, प्रेशर लो हो जाता है, और यहां पर जैसे प्रेशर लो होगा तो मतलब हवा गर्म होगी, और गर्म हवा जब ऊपर उठेगी ना, तो यहां का प्रेशर लो हो जाता है ना,
और यहां पर इस वजह से आंधी तूफान भी आते हैं, आंधी तूफान भी आते हैं। और एक चीज और याद रखना, यहां पर क्या होगा, दोपहर तक तो मौसम रहेगा साफ, दोपहर के बाद जब ये प्रेशर लो हो जाएगा और हवा ऊपर चली जाएगी तो यहां पर डेली बारिश होती है। यहां पर जो एयर प्रेशर है वो लो रहता है ज्यादातर। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मतलब कि यहां पर परिवर्तन होता रहता है। आप लोगों को समझ में आया नहीं आया बताओ? इस वाले एरिया में जो है प्रेशर लो रहता है और यहां पर हवा ऊपर उठती है, दोपहर बाद बारिश करा देती है, दोपहर तक मौसम साफ, दोपहर बाद यहां पर डेली बारिश होती है, डेली। सर्च करके देखना है, जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है ना इधर, यहां पर दोपहर तक मौसम साफ रहता है 12 या 2 बजे तक, और 2 के बाद रोज बारिश होती है यहां पर। फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगर आपको ये मुझे नहीं पता आपको डिटेल में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन आपके काम की बस फुल फॉर्म है, इतना याद कर लेना। ITCZ है क्या, कि वो आप लोगों का इक्वेटर के आसपास का एरिया है जहां पर एयर प्रेशर लो रहता है और दोपहर बाद यहां पर डेली बारिश होती है इन वाले इलाकों में। चलो, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म, हिस्ट्री खत्म। हर्षिता जी समझ में आया आपको ये वाला कंसेप्ट ITCZ वाला? नहीं आया तो फिर अगली क्लास में किसी में देख लेंगे हम लोग। भारत के कैग के बारे में आपसे पूछा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। कैग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 151 में मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। कैग भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का लेखा परीक्षण करता है, ऑडिट करता है। क्या ये बात ठीक है क्या? तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है आप लोगों के। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ये तो कर लोगे आप लोग कैग, सारी चीजें यहीं पे खत्म हो जाएंगी कैग से रिलेटेड। इसी टाइप से थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन। इसका आंसर मुझे कर दो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, है ना। इसका मुझे आप लोग आंसर कर दो जल्दी से, इसका मुझे आंसर कर दो आप लोग, है ना। आंसर कीजिएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी, रिम्मी, भाव्या, सिंधु, रूपा। रूपा का नाम मैंने पहली बार देखा आज क्लास में। चलो कोई बात नहीं, देखो पढ़ लेते हैं पहले इसको। सबसे पहली चीज लिखा, आर्टिकल 368 भारतीय संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट की बात करता है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया या अमेंडमेंट का जो भी प्रोसेस होगा वो इसमें लिखा है ना। दूसरा क्या बोला, संविधान संशोधन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट है। तीसरा क्या है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में, इस पर ध्यान देना, पेपर में यहां पर लिख देगा सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, और स्टेटमेंट आप लोगों का गलत हो जाएगा। साधारण बहुमत है ना, साधारण बहुमत जो है आप लोगों का वो गलत हो जाएगा फिर। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना। बी आ रहा आंसर आप लोगों का 1 और 3, जो कि बिल्कुल ठीक है। और क्या होना चाहिए इसका? बी क्यों गलत है मुझे बताना, बी क्यों गलत है? क्योंकि जो आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, केवल लोकसभा नहीं, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। पहले अगर हमारी इच्छा हुई तो राज्यसभा में भी ला सकते हैं, मर्जी है हमारी, लोकसभा में लेकर आओ या राज्यसभा में लेकर आओ, वो हमारी इच्छा है किस में हम लोग पहले पेश करेंगे, कहां से पास कराएंगे। और विशेष बहुमत 2/3, टोटल अटेंडेंस जितनी भी होगी उस टाइम पर 2/3 उसका मेजोरिटी होना चाहिए। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। अब देखो, संविधान संशोधन को यही खत्म कर दो। संविधान संशोधन पार्ट नंबर कौन सा? 20 है।
कहां से लिया है कोई बताना? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोगों ने कहां से लिया है? क्या ये दक्षिण अफ्रीका से लिया है क्या? साउथ अफ्रीका से? आज तो इंडिया का मैच भी है शाम को। दक्षिण अफ्रीका से लिया है क्या हम लोगों ने? बताओ मुझे जल्दी से। संविधान संशोधन कहां से लिया है भारत के संविधान में? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, आइदर हाउस। हाँ अर्षित जी, मैं वही बता रहा हूं अभी। देखो पार्ट नंबर 20 है ना, आर्टिकल 368। एक तो पहला पॉइंट याद करेंगे, लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं पर भी पेश कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, चाहे कोई मंत्री हो या कोई गैर मंत्री हो, ठीक है। मतलब एक तो होता है मंत्री जो कैबिनेट का हिस्सा होता है, एक तो होता है मंत्री जो कैबिनेट का हिस्सा होता है, एक होता है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी मेंबर आके इसको पेश कर सकता है। तो चाहे वो मंत्री हो या ना हो, मतलब सांसद भी पेश कर सकता है या फिर हम किसी मंत्री से भी करा सकते हैं, अलग अलग, है ना। हाँ जी, साउथ अफ्रीका। 2 पॉइंट समझ लेना अगर फैक्ट आ गए पेपर में। पार्ट नंबर 20 दक्षिण अफ्रीका से लिया हम लोगों ने। और पहला पॉइंट क्या, लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी लेकर आ सकते हैं जहां हमारी इच्छा करे। मंत्री या गैर मंत्री कोई भी पेश कर सकता है। मतलब क्या है, सांसद को भी दे सकते हैं हम लोग या फिर किसी कैबिनेट मंत्री को कि जाके पेश कर दो। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों सभाओं से अलग, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी ना सेपरेट, ये अलग अलग पास होना चाहिए 2/3 से। लोकसभा से भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए इसको और राज्यसभा से भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। कोई इस पॉइंट का मतलब मुझे बता सकता है क्या? इससे कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे हो क्या आप लोग? जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अलग अलग पास होना चाहिए, 2/3 कहां पर चाहिए? लोकसभा में, और 2/3 की मेजोरिटी चाहिए कहां पर? राज्यसभा में। अलग अलग पास कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो, आपसे पूछेगा क्वेश्चन देके कि ऐसा कौन सा आप लोगों का कौन सा चीज है, कौन सा वो बिल है जिसमें हम लोग ज्वाइंट सीटिंग नहीं ला सकते। ज्वाइंट सीटिंग मतलब संयुक्त बैठक हम लोग नहीं ला सकते। तो संयुक्त बैठक जो है ना आप लोगों की, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में बुलाता कौन है, ये पूछेगा कि बुलाएगा कौन, इनवाइट कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति ये बोलता है कि भैया देखो, ना तो बात बनी लोकसभा में ना बात बनी राज्यसभा में, अब एक काम करो, दोनों लोग एक साथ बैठ जाओ और इस मुद्दे पे बैठ के बातचीत कर लो। लेकिन संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, ये चीज याद कर लेना। आर्टिकल 108 इस पे लागू नहीं होता। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 368 में नहीं होगी, मना कर देगा साफ साफ। हाँ, बुलाएगा प्रेसिडेंट, लेकिन इसका चेयरमैन कौन रहता है? चेयरमैन, इसका अध्यक्ष कौन रहता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष यूपीपीसी कई बार पूछ चुका है इसको। बस इतना ही था इसके बारे में, इतना ही था, ज्यादा नहीं है। हाँ, लोकसभा स्पीकर, ठीक है सानू, आपका आंसर। किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, कोई मंत्री कोई गैर मंत्री भी पेश कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग पास कराना पड़ेगा, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हम लोग। और एक चीज याद रख लेना, आर्टिकल 110 मनी बिल में भी ज्वाइंट सिटिंग को मना कर रखा है। यहां पर क्या होगा, पहले वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में, और उसको केवल मंत्री ही पेश करेगा। मनी बिल को मंत्री ही पेश करता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी आके पेश कर देगा। और अगर कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन वाली, जैसे हमें किसी राज्य का हम लोगों को नाम बदलना है, सॉरी नाम नहीं, मतलब किसी राज्य को हम लोगों को नया स्टेट बनाना है, कोई हम लोगों को नया स्टेट बनाना है, तो आर्टिकल 368, फिर ये प्रोसेस नहीं होगा। हम लोगों को पता चला कि भारत के अंदर कितने 28 राज्य हैं और 9 यूटी है। अब हम लोगों को राज्य करने टोटल 29, एक हम लोगों को नया बनाना है, कुछ बदलाव करना अलग तरीके से, या फिर फंडामेंटल राइट में कुछ सुधार करना है, या फिर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें हम लोगों को कुछ चेंजेस करने हैं। ऐसे प्रोसेस जो सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल को चैलेंज करते हैं, संविधान को एकदम से चैलेंज करते हैं कि भाई देखो, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव करना है, फंडामेंटल राइट्स में कुछ बदलाव करना है, तो फिर इससे काम नहीं चलेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा से लाओगे पास करवा के, राज्यसभा से लाओगे पास करवा के 2/3 से। फिर जितने हमारे स्टेट है 28, ये 28 स्टेट है ना, कम से कम इनमें से 50%, मतलब 14 राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वहां से 1/2 मतलब सिंपल मेजोरिटी से भी पास करना पड़ेगा। 28 में से 14 राज्य इस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे 1/2 से, तब जाके आप लोग फंडामेंटल राइट में संशोधन कर पाओगे। समझ में आई चीजें?
समझ में आया? नॉर्मल चीज है संविधान संशोधन 2/3। अगर कोई ऐसी चीज करनी है जो पूरे भारत को इफेक्ट करेगी, जैसे फंडामेंटल राइट्स में कुछ बदलाव करना आप लोगों को, हाँ ऐसे में सिंपल मेजोरिटी। यहां पर आप लोगों का स्पेशल मेजोरिटी, और अगर आधे से ज्यादा राज्यों की यहां पर सुनेंगे तो यहां पर सिंपल वाली, यहां पर स्पेशल, यहां पर सिंपल। ठीक है, चलो पॉलिटी में जब रिवीजन करेंगे ना वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आपातकाल को 2 दिन में खत्म कर देंगे, 1 दिन में। कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग याद करेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? ऑटोमेटेड होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड। कभी ऑटोमेटिक लगा के आ जाओ, ऑटोमेटेड ये होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये नहीं होता, ये होता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एनपीसीआई बोलते हैं, एनपीसीआई शॉर्ट में याद कर लेना, एनपीसीआई। एनपीसीआई बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है एक और इकोनॉमिक्स का। देखो इसमें लिखा है 2 वर्ड है, एक का नाम है बुल, एक वर्ड आया बुल, और एक है बियर। बुल और बियर, बुल का मतलब सांड होता है जो तेजी से भागता है, और बियर थोड़ा स्लो स्लो चलता है, ऐसे मान के चलो। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड शब्द है। शेयर मार्केट जो होता है ना, शेयर मार्केट जिसको कंट्रोल करता है कौन? सेबी। सेबी, सेबी के 2 चीजें, एक तो बीएससी है, बीएससी, और एक आप लोगों का एनएससी, एनएससी। एक निकालता है निफ्टी, एक निकालता है सेंसेक्स। और बुल का क्या मतलब है? जब शेयर मार्केट में, जब शेयर में तेजी से इनका क्या बढ़ रहा हो, इनका जो रेट है वो तेजी से हाई बढ़ रहा हो, तेजी से बढ़ते जा रहा है, शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं बुल। और बियर क्या होता है? जब शेयर मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल में चलेगा, डाउनफॉल मतलब जब शेयर मार्केट में तेजी आएगी तो क्या होएगा, उसको बोलेंगे बुल, और जब मंदी आएगी तो उसको बोलेंगे क्या? बियर, उसको बोलते हैं बियर। तो ये शब्द है थोड़े से शेयर मार्केट से रिलेटेड, ये आप लोगों को याद रखने। ठीक है, चलो बच्चे घटते जा रहे हैं क्लास में से, है ना। 17 पर आ जाओ। कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने ज्यादा हार्ड रखा नहीं है, जनरल साइंस का क्वेश्चन आज। किसी दिन सारा अवार्ड का एमसीक्यू करा दीजिए। चलो फिर करा देंगे रिमी, है ना। 1-2 दिन में ऐसा हो सकता है कि करंट अफेयर पे मैं ही पढ़ाऊं आप लोगों को, 9-10 तारीख तक, है ना। 9-10 तक मैं ही पढ़ाऊंगा आपको करंट अफेयर, ऐसा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु, देखो याद कर लेना, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का एल्यूमिनियम। लोहा कहां पर पाया जाएगा आप लोगों का? लोहा जो हीमोग्लोबिन है ना, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, वो आयरन होता है उसमें, है ना, आयरन, हीमोग्लोबिन। और निकिल, यहां पे लिख लेना मिश्र धातु, पीतल, तांबा और जिंक। जिंक, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक, इससे बनता है ब्रॉस हमारा पीतल। पीतल, तांबा और जिंक। और अगर हम लोगों ने इसमें मतलब क्या, इसमें हम लोगों ने ये मिला दिया ना निकिल, निकिल, तो ये बन जाता है जर्मन सिल्वर। क्या मैं ठीक हूं क्या, मुझे बताना, जर्मन सिल्वर? कोई मुझे यहां पर कंफर्म करो। पीतल बनाने के लिए तांबा और जिंक मिलाया जाता है, और अगर इसमें निकिल मिला दिया तो क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर। बताओ मुझे जल्दी से, जर्मन सिल्वर को बनाने के लिए कौन कौन से धातु का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ठीक है रिमी जी, कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे, आप लोगों को करा देंगे सारी चीजें। चलो इसको छोड़ दो आप लोग, क्योंकि कभी मैं इसको गलत लिखवा दूं आप लोगों को, उस चीज से कोई फायदा नहीं है। पीतल का लिख लेना, पीतल में तांबा और जिंक, हम लोग 2 चीजें, पीतल, तांबा और जिंक, बस यही आप लोग याद रखेंगे। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 18, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? जो लहसुन के अंदर जो स्मेल आती है ना, जो लहसुन के अंदर स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है? तो मुझे बताओ आप लोग जल्दी से।
लहसुन में जो स्मेल आती है, बस सीधा सीधा लिख लेना, सल्फर के कंपाउंड होते हैं उसके अंदर, सल्फर के कंपाउंड, सल्फर के यौगिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर याद कर लेना, सीधा सीधा आगे चलो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो करेला है वो कड़वा क्यों लगता है, लाल मिर्च तीखी क्यों लगती है। मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें क्या नहीं होता, एक चीज नहीं होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा। कौन सी चीज नहीं होती है, कौन सी चीज नहीं होती है? जो मां बच्चे को दूध पिलाती है उसमें कौन सा इसमें से कंपोनेंट वो नहीं होता, कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है? बी ऑप्शन आया शत्रुघ्न का, प्रीति का बी, रिम्मी ने बोला सर जी बी होगा, और सोनी बोल रही है बी। चलो देखो, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और पोटेशियम भी। यहां पर तो लिखा मां का दूध, ठीक है, यहां पर लिखा मदर्स मिल्क। अगर एग्जामिनर ज्यादा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को तो यहां पर लिख के देगा, ऐसे लिख देगा, यहां पर लिख देगा कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है। कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और पहले भी किया है ऐसे ही। कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, सोचोगे कि ये क्या आ गया ऐसे इंग्लिश में, तो याद कर लेना लोहा नहीं होता है, लोहा नहीं होता, बहुत ही रेयर चांस होता, बहुत ही कम मात्रा में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए हो जाएगा। चलो आगे चलो, 20 का आ जाओ। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? कौन सा ऐसी इसमें बीमारी है जो मच्छर के काटने से नहीं होगा? मच्छर के काटने से नहीं होता है। देखो, येलो फीवर मच्छर वाला है, ये जो मलेरिया है इसका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ था, इसका वाहक भी आपका मच्छर है। डेंगू का एडिस इजिप्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एडिस इजिप्टी नाम का मच्छर होता है। और जो काटने वाले मच्छर होते हैं ना, ये सारी महिलाएं होती है, याद कर लेना। जो मनुष्यों को काटते हैं मच्छर वो महिलाएं होती हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। समझ में आया आप लोगों को? हमेशा जो काटता है ना मच्छर, जो काटता है किसी को, वो काटता नहीं होता, वो काटती होता है, काटती वो फीमेल होती है। जो काटता है ना, ये तो बेचारे सीधे होते हैं। तो पेड़ पौधों को जब आप लोग हिलाते हैं ना, पेड़ पौधों को, पेड़ पौधे छोटे छोटे ट्रीज, वे वहां से अपना भोजन बनाते हैं पेड़ों में से, क्योंकि फीमेल को अंडे देने होते हैं। जो फीमेल मादा मच्छर होती है ना, इनको अंडे देने होते हैं, और अंडों के लिए इनको क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन। इनको एक बेहतर न्यूट्रिशन की तलाश होती है जो इन्हें ह्यूमन ब्लड में मिलता है। तो अपना न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, नहीं ये हंसने वाली बात नहीं है, सच बात है। हाँ, प्रेगनेंसी में इनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और सबसे अच्छा न्यूट्रिशन कहां मिलेगा? हमारा खून ही, हम तो सारी चीजें खाते हैं, तो इसलिए वो अंडे देती है, तो उसको ताकत मिलती है आदमी के खून से। चलो प्लेग का मुझे बैक्टीरिया बता दो कोई बच्चा। ये बैक्टीरियल डिसीज है, पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस इसका प्लेग का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना, उन लोगों को उस टाइम ब्लड की जरूरत होती। हाँ बिल्कुल रिमी, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। चलो, हाल ही में पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स किस संगठन ने विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। स्पेस टेक्नोलॉजी से भी आप लोग इसको जोड़ सकते हैं। एक मिशन था एक्सपोसेट, एक्सपोसेट नाम का मिशन था, एक्सपोसेट। ये हम लोगों ने 2024 में भेजा था अंतरिक्ष में, 2024 में। और ये जो डिवाइस है ना, ये जो डिवाइस है जिसका नाम है डेक्स, मतलब क्या है? डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट। एक डेक्स नाम का छोटा सा डिवाइस है जो मात्र मुझे लग रहा है 3 किलोग्राम के आसपास का है, एक छोटा सैटेलाइट टाइप का है। मादा मादा को भी काटता है, ये काटते। हाँ ऐसा तो होता ही है, ऐसे थोड़ी पूछेगा, ऐसे थोड़ी पूछेगा कि आपसे, ऐसे पूछ लेगा कि आप मादा हो कि नर हो। चलो देखो, इसको बनाया है इसरो ने, इसरो ने बनाया। ऑप्शन नंबर सी याद करेंगे, इसरो। 3 किलोग्राम का डिवाइस है, 3 किलोग्राम का डिवाइस है। और
ये हमको ये बताता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है, ये जो इसका एटमॉस्फेयर है, और बीच में डिवाइस ये लगा हुआ, बाह्य मंडल में डिवाइस हम लोगों ने लगा दिया। तो जो अलग अलग तरह के जो धूल के, डस्ट के जो पार्टिकल है ना, डस्ट के जो पार्टिकल है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि डस्ट के पार्टिकल ना पृथ्वी की तरफ ऐसे आते हैं भाग के, और हर 13 शायद मुझे शायद 13 मिनट है, 13 या 16 मिनट का टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि हर 13 मिनट बाद ये पृथ्वी की तरफ एकदम तेजी से बढ़ते हैं और यहां से टकरा के वापस चले जाते हैं, यहां से टकराते हैं। तो मतलब क्या है, ये डस्ट को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या वायुमंडल में डस्ट है या नहीं है, वो सारी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए बनाया किसने? इसरो ने। इसरो ने बनाया, इसरो ने। ठीक है, इसरो ने बनाया, बस याद कर लेना, क्योंकि ये पहला हुआ है, पहला स्वदेशी है, फर्स्ट इंडिजीनियस है। जल्दी खत्म करो, और भी पढ़ना है। ठीक है मुस्कान, और पढ़ लेना। विवांशु जी कई बहुत दिन में दिखाई दिए वो। चलो, वैसे हम लोग कंप्लीट की तरफ है। देखो, इनको पढ़ो, इसका आंसर करो आप लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका के हटने का आदेश जारी किया है। बिल्कुल ठीक है। कुल 66 अंतरराष्ट्रीय 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने हटने की घोषणा की, ये भी बिल्कुल ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस ने 2015 में की थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। अच्छा, सेल्फ स्टडी, चलो बहुत अच्छे। ये जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। गुड इवनिंग काव्या जी, आप लेट हो आज क्लास पे, लेकिन इंपोर्टेंट है। तीनों फैक्ट बिल्कुल ठीक है, तीनों फैक्ट जो है आप लोगों के बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 तीनों ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे पेपर में आपके। स्टेटमेंट वाला आपके पेपर में 2 ही स्टेटमेंट आएंगे, यहां पर मैंने 3 डाले आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट, ये मत सोचना पेपर में नहीं आएगा, आएगा पेपर में ऐसा क्वेश्चन, और इसको देख के डर मत जाना, बड़ा सा क्वेश्चन जो है ये। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 अपने 53वें संस्करण के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह मेला नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी भारत द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 10 जनवरी से 18 जनवरी 26 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बन गया, जो मैंने क्वेश्चन बनाया था ना, ये वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ना उससे मिलता जुलता है ना, क्योंकि होगा मतलब ये हो चुका है, हो चुका है। वो क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा कल आपको। ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन किया था, मुझे लगता है कि, लेकिन ये पुराने वाला ही कॉपी हो गया इसमें। इस वर्ष की थीम इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैलोर एंड विजडम @75, और कतर गेस्ट ऑफ ऑनर, और स्पेन जो है फोकस कंट्री के रूप में इसमें शामिल हुआ। ये सारे स्टेटमेंट ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे देख के, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 4। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ना, सबको पता है नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ, तो जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ये वाली यहां से लेके यहां तक की। एक आपसे पूछ लेगा कि फोकस कंट्री कौन था, तो स्पेन था, और गेस्ट ऑफ ऑनर किसको मिला, गेस्ट ऑफ ऑनर किसको मिला है, तो वो मिला है कतर को, क्योंकि जो गल्फ वाले कंट्रीज है, गल्फ कंट्री जो खाड़ी वाले देश है ना, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, आपको पता है। यूएई में भी मिसाइल वगैरह फेंक दी थी ना ईरान ने। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 सारे ठीक है। चलो, जब मैं छोटा था ना, तो जब हमारी दादी माँ मेरे को लेके गई एडमिशन कराने के लिए सरकारी स्कूल में, उससे पहले मैं 3 साल पढ़ चुका था प्राइवेट स्कूल में। एक मैडम पढ़ाती थी हमें, उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ना सिखाया अच्छे से। तो एक मैडम पढ़ाती थी हम लोगों को। इसका आंसर कर दो जल्दी से। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकों का एनपीए 2025 के अंत तक 11.18% से घट के कितना रह गया। एनपीए समझाऊंगा बाद में, आप लोग आंसर करो। तो मुझे ले जाएगा एडमिशन के लिए, तो पहले दिन तो मैंने बोला कि मैंने जिद की अपनी दादी माँ से कि भाई यहीं बैठना तुम मेरे पास में। अब मुझे क्या पता था कि ऐसे घर वाले नहीं रहते स्कूल में। मैं बहुत रोया उस दिन। प्रेयर में मुझे खड़ा कर दिया गया। हमारे मोहल्ले की लड़कियां थी, कुछ बच्चे थे, उनके बीच में मुझे खड़ा कर दिया। मैं रोता रहा, पूरी प्रेयर ऐसी चलती रही, मैं रोता रहा, कुछ नहीं, चुप नहीं हुआ किसी से भी। फिर जाके बैठ गया। पहले दिन मैंने ऐसे हाथ जोड़े, जो मन में आया मैं ऐसे बोले जा रहा था, रोता रहता ऐसे। मुझे नहीं पता था कौन सी प्रेयर यहाँ पर चल रही है। लेकिन जब दूसरा दिन हुआ, फिर मैंने एक एक शब्द बोला अच्छे से प्रेयर का।
आंसर होगा सी 2.1%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर जब तीसरा दिन हुआ तो एक टीचर मेरे पास आए, बोले कि तुम्हारा एडमिशन हो गया क्या। मुझे बचपन में ये पता था, पता क्या, वो बोले मुझसे कि तुम्हारा एडमिशन हो गया क्या। अब मैंने बोल दिया कि हाँ जी मेरा एडमिशन तो हो गया। मुझे पता बचपन में क्या लगता था कि जब एडमिशन होता है ना बच्चों का एडमिशन, तो उसमें ना इंजेक्शन लगता है। मुझे ऐसा पता था जब मैं छोटा था ना, तो मुझे ये लगता था कि जब एडमिशन होता है किसी का तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। और जैसे वो मेरे टीचर पास आए, उन्होंने बोला कि तुम्हारा वो एडमिशन हो गया क्या। मैं बोला हाँ सर जी मेरा तो हो गया, बचने के लिए। बाद में जाके पता चला, जब हम 6-7 महीने हो गए ना, तब पता चला कि एडमिशन में इंजेक्शन नहीं लगता है। ऐसे ऐसे काम भी हुए। आंसर करो, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो जल्दी से। पता नहीं था ना, हम छोटे बच्चे थे, गांव की भाषा में बोलते थे कि हमने इसका नाम चढ़वा दिया या दाखला करवा दिया स्कूल में से। और वो मास्टर जो है ना, वो हमारे ऐसे कान पे ऐसे करवा के पकड़वाते थे। अगर मैंने ये ऐसे घुमा के ना, ये घुमा के अगर मैंने ऐसे गर्दन सीधी करके कान मैंने पकड़ लिया, तो समझो मैं 5 साल का हूं। 5 साल से कम का एडमिशन नहीं होता था। अगर मैंने हाथ घुमा के और यहां से कान पकड़ लिया, तो वो ऐसी चेक होता था पहले कि ये 5 साल का हो गया तो ये कान पकड़ लेगा। और अगर मेरा हाथ यहां पर भी रह गया तो मुझे एडमिशन नहीं देंगे कि ये 5 साल का नहीं हुआ अभी। छोटे थे ना विभांशु, तब हम लोगों को पता नहीं था। चलो, भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स, इस पर ध्यान देना, मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स का गठन किया है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इस संरचना में भैरव बटालियन, कौन कौन सी बटालियन बनी, यहां पर ध्यान दो। भैरव बटालियन बनी है, एक रुद्र ब्रिगेड बनी है, रुद्र ब्रिगेड बनी है, ये भी ठीक है। दिव्यास्त्र बैटरी के नाम से बनी है, और शक्तिबाण यूनिट बनी है। 4 यूनिट बनी है नई आर्मी के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग अलीना जी। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और आधुनिक हथियार प्रणालियों के उपयोग को बढ़ाना है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1, 2 और 3 बिल्कुल ठीक है। जब पोलियो ड्रॉप पिलाते थे, हाँ जी अलीना, एक नोटिस डाला गया था सुबह पब्लिक ग्रुप में कि आज क्लास 5 बजे से होगी। शायद आपने वो देखा नहीं है। इसी वजह से क्लास ही 5 बजे की गई थी, क्योंकि एक तो रमजान चल रहे हैं, ऊपर से मुझे भी थोड़ा सा काम करना होता ना, ताकि आप लोगों के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ला सकूं। बाकी जो है इसको आप रिकॉर्डेड कर लेना है ना। चलो फिर, अब किसी को कुछ पूछना है क्या। अरे रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो रह ही गया। ये पीडीएफ अटैच नहीं हो पाई अभी। कोई भागना मत क्लास छोड़ के, कभी भाग जाओ कि अब तो क्लास खत्म हो गई है। ये पीडीएफ में अटैच कर देता हूं, नहीं तो फिर परेशान करोगे मुझे आप लोग। अगर मैंने अभी अटैच नहीं की तो फिर मुझे कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटा लगेगा अपलोड करने में कल आपकी क्लास में। 1 मिनट दो बस मुझे, है ना, 1 मिनट रुक जाओ बस, अभी करके देता हूँ। वो देखिए खट्टा मीठा में पिक्चर, वो बोलता रहता जॉनी लीवर, अभी ठीक करके देता हूँ, रोड रोलर वाली। लैपटॉप भी डाउन हो गया हमारा तो भाई। बातें बनानी शुरू मत कर देना। वेल अरे एक मिनट रुक जाओ बस, है ना। तब तक मुझे बताओ रिवीजन कैसा चल रहा है आप लोगों का। रिवीजन सही चल रहा है सब लोगों का। कुछ लोग घबरा भी रहे होंगे लास्ट टाइम में क्या करेंगे। कुछ लोग इस चीज से परेशान होंगे कि सर रिजर्वेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए अभी से, कि लखनऊ जाएगा सेंटर कि इलाहाबाद जाएगा। रिजर्वेशन के चक्कर में ना पड़ना। अगर सीट ना मिले ना तो चुपचाप से ना बस से चले जाना, ट्रेन के चक्कर में ना पड़ना।
ट्रेन लेट हो जाती है वैसे भी। जिनका जाने का रिजर्वेशन है ना उनको फायदा है, और अगर उन लोगों ने आने का रिजर्वेशन भी करा रखा है, देखो पीडीएफ लग चुकी है। अगर आपका जाने का रिजर्वेशन है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने गलती से आने का रिजर्वेशन भी करा रखा है तो आपको नुकसान हो सकता है उसमें। पुलिस एक्ट वाली क्लास नहीं मिली है, उसके लिए आपको ऑफिस में बात करनी पड़ेगी रिम्मी। हाँ, रिजर्वेशन तो आप लोग चाहो तो अभी से करा सकते हो, उसमें डेट डालना, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि आपका सेंटर इलाहाबाद में होगा कि लखनऊ में होगा। क्या पता अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाए और जो 300-400 रुपये रिजर्वेशन में लगेंगे वो आपका वेस्ट हो जाए। आने का ऐसा होता है ट्रेन का, वहां से ट्रेन लेट भी हो जाती है 4-4 घंटे। एडमिट कार्ड के बारे में तरुण जी, ठीक है अभी मैं बता देता हूं। देखो एडमिट कार्ड कहाँ गया मेरा पेन, देखो एडमिट कार्ड का सुन लो, 1 मिनट रुक जाओ, एडमिट कार्ड का सुन लो। एडमिट कार्ड का सुन के जाना आप लोग, बता देता हूं। वैसे भी मैसेज मेरे पास में बहुत आ रहे हैं ज्यादातर। 22 मार्च का पेपर आप लोगों का है ना, 22 मार्च। तो कम से कम जो एडमिट कार्ड आएगा ना आप लोगों का, एडमिट कार्ड जो आएगा वो आएगा आप लोगों का 17 से 18 मार्च तक। 17 से 18 मार्च के बीच में एडमिट कार्ड आएगा, और इसमें से 7 घटा दो आप लोग। जो एग्जाम सिटी है आप लोगों का, जो एग्जाम सिटी है जैसे पीसीएस देता है एग्जाम सिटी, वो मान के चलो कि आप 15 से 16 के बीच में, 15 से 16 के बीच में एग्जाम सिटी आपको पता चल जाएगी अपनी। लगभग 7 दिन पहले एग्जाम सिटी आपको पता चल जाएगी, और जो एडमिट कार्ड है जिस पर आपके कॉलेज का नाम आएगा लिखा हुआ, कॉलेज, ठीक है, वो आएगा 17 से 18 के बीच में। मतलब 4 दिन पहले आएगा एडमिट कार्ड कॉलेज वाला, और लगभग 7 दिन पहले एग्जाम सिटी आउट होगी। बस ये था और कुछ नहीं है। जैसे ही एग्जाम सिटी आउट हो जाए तुरंत के तुरंत रिजर्वेशन करा लेना अपना, तुरंत। कुछ बच्चे इतने एक्स्ट्रा हैं, इतने चालाक है ना, अभी से ही उनको लग रहा है कि इलाहाबाद में जाएगा, लखनऊ में जाएगा, तो उन लोगों ने लखनऊ का करवा लिया रिजर्वेशन कि सर लखनऊ पहुंच जाएंगे, लखनऊ से मुश्किल से 3 घंटे लगते हैं इलाहाबाद में, ठीक है, 1 दिन पहले पहुंच जाएंगे और फिर वहां से 3 घंटे बस पकड़ के वहां से सीधा इलाहाबाद, तो सीट तो मिल ही जाएगी ट्रेन की। चलो फिर अब कल मिलेंगे 5 बजे नए टॉपिक के साथ में। अपना ध्यान रखो और अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेंशन फ्री होकर पढ़ो, रात को टाइम से सो जाया करो, और जरूरी नहीं है कि आप लोग 2 बजे तक पढ़ो, रात को 3 तक पढ़ो। दिन में 1-2 घंटा यहां पढ़ लो क्लास में, और बाकी अपने हिसाब से जब नींद आ रही है तो सो जाना, और जब नींद ना आए तो पढ़ लेना। चलो फिर कल मिलते हैं ना, गुड नाइट। करंट अफेयर की पीडीएफ आज वाली, हाँ मुझे बिल्कुल ठीक है आपकी बात। चलो बाकी कोई क्वेरी आपके पास नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, नंबर टाइप कर दे रहा हूँ 8865919001। कॉल मत कर देना, रात को बच्चे 10 साढ़े 10 बजे कॉल करके परेशान कर देते हैं। हाँ सोनल जी सफिशिएंट है, बाकी आपने पढ़ तो रखा है ना सारी चीजें, एक बार और अपडेट करके देंगे आपको ये पीडीएफ, है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।